हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की थर्ड वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। AIPMT 2005 में पूछा गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें 5 एम्पियर का एक फ्यूज वायर दिया है जो कि 1 वॉट की पावर विथस्टैंड कर सकता है। तो रेजिस्टेंस बताना है। पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं I²R। पावर दे दी 1 वॉट, करंट 5, रेजिस्टेंस बताना है। तो रेजिस्टेंस हो गया 1/25 यानी कि 0.04 ओम। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये AIPMT 2005 में पूछा गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक नेटवर्क दिया हुआ है रेजिस्टेंसेस का, और इसमें हमसे पूछा गया है कि करंट कितना ट्रेवल करेगा सर्किट में। तो करंट निकालने के लिए नेट रेजिस्टेंस निकालना होगा, और नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए अगर सर्किट डायग्राम ध्यान से देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो है व्हीट स्टोन ब्रिज है। 5 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। रेशो चेक करें तो लेफ्ट साइड पे जो रेजिस्टेंस है 4 और 6, इनका रेशो आता है हमारा 2:3, और राइट साइड पे जो है उनका रेशो भी 2:3। तो ये बैलेंस कंडीशन हो जाती है व्हीट स्टोन ब्रिज की, और ये बीच वाला जो रेजिस्टर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर वाले 4 और 6 सीरीज में आ गए, ऊपर हो गया 6 ओम, और नीचे वाले 6 और 3 सीरीज में आ गए, इनका नेट हो गया 9 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस हो गया हमारा 6 × 9/6 + 9 यानी कि 54/15। या हम लिख सकते हैं 18/5 ओम। ये आ गया रेजिस्टेंस, और करंट वोल्टेज अपॉन इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी कि V अपॉन 18/5 या 5V/18। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 2005 में पूछा गया क्वेश्चन। एक वायर है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका A, लेंथ है L, रेजिस्टेंस है R, उसको कंप्लीट सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स के बीच में हमें नेट रेजिस्टेंस बताना है। तो ये मैंने एक सर्कल बना लिया जो कि हमारे रेजिस्टेंस वाले वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स लेने हैं हमें, तो एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया। अब ये जो हमारा नेटवर्क है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट। अब अगर पूरे वायर का रेजिस्टेंस R है तो ऊपर वाले आधे पार्ट का R/2 हो जाएगा, और नीचे वाले पार्ट का R/2। अब ये R/2 एक दूसरे के साथ पैरेलल में आ गए, तो नेट रेजिस्टेंस R/2 इंटू R/2 अपॉन R/2 प्लस R/2 यानी कि R/4। वैसे भी कर सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल में होते हैं तो नेट रेजिस्टेंस जो हो जाता है, R इफेक्टिव जो हो जाता है, वो R/n हो जाता है। एक की वैल्यू R/2 है, बाय 2 कर देंगे तो ये R/4 हो गया। तो R/4 इज द आंसर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक सर्किट डायग्राम दिया गया है जिसमें दो सेल कनेक्टेड हैं। एक सेल का EMF 18 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, और दूसरे वाले का 12 वोल्ट और 1 ओम। कह रहे हैं कि वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग बताएगा। कहने का मतलब कि जो टर्मिनल वोल्टेज होगी इस सर्किट की वो कितनी होगी। अब देखिए, दोनों ओपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड है, यानी कि दोनों का पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड है। तो एक की डिस्चार्जिंग हो जाएगी, दूसरे की चार्जिंग। जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है उसकी होगी डिस्चार्जिंग, और जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कम है उसकी होगी चार्जिंग। जाहिर सी बात है 18 वोल्ट वाले का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, तो इसकी हो जाएगी डिस्चार्जिंग, और 12 वोल्ट वाले की होगी चार्जिंग। अच्छा, सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें करंट की जरूरत पड़ेगी सर्किट में, और करंट के लिए मैं कई बार आपको बता चुका हूं, करंट जो होता है वो टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल EMF तो हमारा ये हो गया 18 - 12, और टोटल रेजिस्टेंस 1 + 2 यानी कि 6/3। करंट आ गया 2 एम्पियर।
अब किसी भी एक से निकाल सकते हैं। अगर हम 18 वोल्ट सेल की बात करें, 18 वोल्ट वाले सेल की बात करें तो इसकी डिस्चार्जिंग हो रही है, तो इक्वेशन बनेगी V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, या 18 माइनस 2 इंटू 2, ये हो गया सॉल्व होकर के हमारा 18 माइनस 4 यानी कि 14 वोल्ट, ये आंसर है। चाहे तो 12 वोल्ट वाले के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 वोल्ट का जो सेल है उसके लिए चार्जिंग हो रही है, तो इक्वेशन V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, या फिर 12 प्लस 2 इंटू 1, ये हो गया 12 प्लस 2 यानी कि 14 वोल्ट। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा 14 वोल्ट। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये AIPMT 2006 में आया हुआ क्वेश्चन। इसमें पावर डिसिपेट हो रही है 8 ओम के रेजिस्टर में, जो पावर डिसिपेट हो रही है उसकी वैल्यू हमें दे दी गई 2 वाट। अच्छा, 3 ओम वाले रेजिस्टेंस में कितनी पावर डिसिपेट होगी ये हमें बताना है। तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 8 ओम वाले के लिए कैलकुलेशन करते हैं। फॉर 8 ओम रेजिस्टर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 8 ओम वाले रेजिस्टेंस के लिए पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट लगा सकते हैं, या पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर लगा सकते हैं, जैसे अच्छा लगे। तो पावर हमें दे दी 2, करंट पता कर लेते हैं। करंट अगर मैं पता करूं तो आई स्क्वायर, रेजिस्टेंस है 8, तो आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2/8 या 1/4, अंडर रूट ले लेंगे तो आई की वैल्यू 1/2 एम्पियर, ये करंट आ गया। ऐसे कर सकते हैं, या फिर पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट इस्तेमाल करें, तो ये हो गया हमारा, पावर दी हुई है 2 वॉट, वोल्टेज पता कर लेते हैं। नहीं, करंट, हाँ वो तो लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो इसी मेथड से रहने देते हैं इसको। इसमें करंट आ गया हमारे पास। अब 8 ओम वाले में करंट हमें मिल गया 1/2 एम्पियर। अब 1/2 एम्पियर को यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है 1/2 एम्पियर। इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज निकालें। वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टर, तो इसमें वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर लगा सकते हैं। ये हो जाएगी हमारी 1/2 इंटू 8 यानी कि 4 वोल्ट। अब हमें दिखाई दे रहा है कि सर्किट में जो ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो दोनों में वोल्टेज सेम होगी। एक बार फिर से बना लेता हूं मैं सर्किट डायग्राम। ये नीचे रेजिस्टेंस है 8 ओम, इसमें करंट मैंने निकाल लिया 1/2 एम्पियर, वोल्टेज आ गई 4 वोल्ट। ऊपर दो रेजिस्टेंस है, एक 1 ओम का है और एक 3 ओम का है। क्योंकि ये आपस में पैरेलल में है इसलिए वोल्टेज सेम रहने वाली है। नीचे 4 वोल्ट है तो ऊपर भी 4 वोल्ट ही आएगी। अच्छा, अब 4 वोल्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस भी 4 ओम है, साफ दिखाई दे रहा है। 1 ओम और 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, तो ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम, अब वोल्टेज भी 4। तो करंट I इज इक्वल टू V बाय R, यानी कि 4/4 यानी कि 1 एम्पियर, यानी कि ऊपर वाले पार्ट में करंट फ्लो करेगा 1 एम्पियर, 3 ओम वाले में करंट फ्लो करेगा 1 एम्पियर। इसको कैलकुलेट करें, इसको सॉल्व करें थोड़ा सा। तो अब देखिएगा, पावर चाहिए, आई स्क्वायर आर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर इंटू 3 यानी कि 3 वॉट, यानी कि 3 ओम वाले में जो पावर कंजम्पशन होगा वो 3 वॉट का होगा। और इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दो सेल्स दिए गए हैं, दोनों का ईएमएफ सेम है, दोनों को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, और सेल्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है R1 और R2। R1 की वैल्यू ज्यादा है R2 से। जब सर्किट को क्लोज कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले सेल के अक्रॉस 0 हो जाता है, तो कैपिटल आर यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें बतानी है। देखिए समझते हैं क्वेश्चन को। इस तरह से मैंने सर्किट डायग्राम बना लिया, और इस सर्किट डायग्राम में एक सेल ऊपर लगा हुआ है और एक सेल उसी के साथ लगा हुआ है। इसको मैं मान लेता हूं सेल 1 और इसको 2।
इसका ईएमएफ ई, इसका भी ई, ईएमएफ दोनों का सेम दिया हुआ है। इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R1 और इसका R2, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है R। तो हमसे कहा जा रहा है कि पहले वाले सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो सर्किट में करंट की जरूरत पड़ेगी, करंट निकाल लेते हैं। करंट के लिए मैं कई बार बात कर चुका, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ दो सेल हैं, एक का ईएमएफ ई, तो दो का हो जाएगा 2E, और रेजिस्टेंस R प्लस R1 प्लस R2, टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। अब हमसे कहा जा रहा है फर्स्ट सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, मतलब टर्मिनल वोल्टेज 0 है। तो इक्वेशन लगा के सॉल्व करें। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। पहला सेल है तो R1, V की वैल्यू 0, तो 0 इज इक्वल टू E माइनस आई R1, या फिर E इज इक्वल टू आई R1। अब करंट हमने अभी निकाला 2E अपॉन R प्लस R1 प्लस R2, और यहाँ R1, E से E कैंसिल आउट हो गया। सॉल्व करते हैं इसको, तो R प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2R1, या R की वैल्यू 2R1 माइनस R1 माइनस R2, या R1 माइनस R2। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आ गई R1 माइनस R2। ऑप्शन चेक करें तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किर्चॉफ के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के ऊपर क्वेश्चन आया कि ये कॉन्सिक्वेंसेस किसके हैं। तो पहले भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि फर्स्ट लॉ जो है वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, और सेकंड लॉ जो है वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो देखते हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। नहीं, गलत है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये भी गलत है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें एक सर्किट डायग्राम दे दिया गया, और इस सर्किट डायग्राम में ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अच्छा, अब हमसे पूछा गया कि अगर ए और बी पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक करंट ए से बी की तरफ फ्लो करेगा या बी से ए की तरफ फ्लो करेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। देखिए जरा, ऊपर नेट रेजिस्टेंस है 8 और नीचे है 4। अब ए और बी से जब आपस में इनको कनेक्ट कर दिया जाएगा तो करंट ए से बी की तरफ ट्रेवल करेगा या बी से ए की तरफ ट्रेवल करेगा। ये पता करने के लिए हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है ए और बी में से, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जरा समझते हैं। तो क्योंकि ये पैरेलल में है, नीचे वाली ब्रांच और ऊपर वाली ब्रांच, नीचे जो 1 और 3 है ये 4 हो जाएगा, और ऊपर 4 और 4 8 हो जाएगा। तो ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। अब देखें, ए और बी पॉइंट्स के पोटेंशियल की बात करें तो नीचे भी पोटेंशियल वी मिलने वाला है, ऊपर भी वी मिलने वाला है। अब इसमें देखते हैं कि ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा। अच्छा, तो मैं नाम दे देता हूं इनको, ये R1, ये R2, और ये R3, और ये R4। तो R1 और R2 जो हैं उनका रेशो 4:4 यानी कि 1:1 है। तो सीरीज में है ये। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है तो पोटेंशियल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। V इज इक्वल टू आई आर के अकॉर्डिंग देखें तो I तो कांस्टेंट हो जाता है, V डिपेंड करता है R पे। तो जो रेशो R का होगा वही रेशो V का होगा। V1 और V2 का रेशो भी 1:1 होगा, यानी कि ये पोटेंशियल इक्वली डिवाइड कर लेंगे, यानी कि इसको मिलेगा V/2 और इसको भी मिलेगा V/2। यानी कि इसको जब V/2 मिला तो यहां से इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं कुछ भी C, और इसको D। C से A तक आने में पोटेंशियल में रिडक्शन हुआ V/2 का। V में से V/2 का रिडक्शन हुआ तो बचा कितना, V/2, यानी कि A पॉइंट का पोटेंशियल हो गया V/2। अब नीचे वाले की बात करें, ये ऊपर वाली ब्रांच की हमने बात कर ली, नीचे वाली ब्रांच की बात करें तो R3 और R4 का जो रेशो है वो 1:3 है। तो वोल्टेज का भी रेशो 1:3 हो जाएगा।
1:3 हो जाएगा। तो अब देखते हैं, V1 की वैल्यू हो जाएगी 1/1 + 3 × V, यानी कि 1/4V। तो इसको मिलेगा V/4 और इसको मिलेगा 3V/4, यानी कि C पॉइंट से B पॉइंट तक जब करंट ट्रेवल करेगा तो पोटेंशियल का रिडक्शन होगा V/4, है ना। अब V/4 का रिडक्शन हो गया, C पॉइंट पे V था, B तक आते आते V/4 का रिडक्शन हो गया, तो बचा कितना, 3V/4। ऊपर V/2, नीचे 3V/4, यानी कि ऊपर 0.5V और नीचे 0.75V। इसको मैं लिखूं पॉइंट में तो 0.75V, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B। और ये जो है ये 0.5V, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A। तो साफ दिखाई दे रहा है कि B पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है और A पॉइंट का पोटेंशियल कम है। जब B पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है तो करंट ट्रेवल करेगा B से A। A इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। AIPMT 2007 का क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा जा रहा है टोटल पावर कितनी डिसिपेट होगी ये बता दीजिए। तो टोटल पावर डिसिपेशन निकालने के लिए वोल्टेज भी है, रेजिस्टेंस भी है, कोई दिक्कत नहीं है, काम हो जाएगा हमारा। तो ये 6 और 3 के जो ऊपर कनेक्टेड हैं ये पैरेलल में है, तो इनका हो गया 6 × 3 अपॉन 6 + 3, यानी कि 18/9, यानी कि 2 ओम। और ये सेल के साथ लगा हुआ, इसको हम ट्रीट करेंगे एज इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हमारा हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये जो हमने ऊपर वाले रेजिस्टर्स हैं इनका ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस यानी कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल आर इक्विवेलेंट, ये हो गया 2 + 4 यानी कि 6 ओम। करंट ट्रेवल करेगा V/R इक्विवेलेंट, वोल्टेज दी हुई है 18 वोल्ट और ये 6 यानी कि 3 एम्पियर का करंट सर्किट में ट्रेवल करेगा। अच्छा, पावर हो जाती है I²R, करंट की वैल्यू 3 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस आ गया 6, तो 9 × 6 यानी कि 54 वॉट। 54 वॉट इज द आंसर, तो बी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 रेजिस्टर्स हैं हमारे पास P, Q और R, हर एक की वैल्यू है 2 ओम। अच्छा, एक और रेजिस्टेंस है S जो कि चौथी आर्म में कनेक्टेड है व्हीटस्टोन ब्रिज के। अच्छा, तो अब इसमें हमसे कहा जा रहा है कि अगर S के साथ 6 ओम पैरेलल में लगा दिया जाए तो व्हीटस्टोन बैलेंस हो जाता है। S की वैल्यू क्या होगी, देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन। ये मैंने व्हीटस्टोन की फॉर्म बना ली एक, और इसमें ये गैल्वेनोमीटर वाला रेजिस्टेंस में यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ P, यहाँ Q, यहाँ R और इधर S। ये पॉइंट्स A और B ले लेते हैं। P की वैल्यू 2 ओम, Q की वैल्यू 2 ओम, R की वैल्यू 2 ओम, S की वैल्यू अननोन। लेकिन हमसे कहा जा रहा है अगर S के साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया 6 ओम का तो सर्किट बैलेंस हो जाता है, मतलब रेशो बैलेंस हो जाता है। यानी कि इधर 2:2 यानी कि 1:1 का रेशो है P और R का, तो Q और S का रेशो भी 1:1 का हो जाता है। यानी कि ये 6 ओम, ये जो 6 ओम हमने अलग से लगाया है, ये वाला रेजिस्टेंस S के साथ मिलके जो नेट रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है वो 2 का है, तभी तो रेशो बैलेंस हो रहा है। 6 और S मिलके 2 ओम का क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 + 1/S, और R इक्विवेलेंट जो हमारी ऑब्जर्वेशन कह रही है वो है 2, तो 1/6 + 1/S। तो आगे सॉल्व करें, 1/S हो जाता है 1/2 - 1/6, एलसीएम ले लेते हैं 6, और ये हो गया हमारा 3 - 1 यानी कि 2/6 यानी कि 1/3। तो S की वैल्यू आ गई 3 ओम, और इस आंसर के अकॉर्डिंग देखें तो 3 ओम, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AIPMT 2008 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि 3 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं हम 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस, तो 5 ओम वाले में कितना पावर डिसिपेशन होगा।
देखते हैं, वोल्टेज निकाल लेते हैं भाई। तो जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है सर्किट डायग्राम में, सबसे ऊपर वाले में 3 एम्पियर का करंट फ्लो कराया, 3 एम्पियर, तो वोल्टेज हो गई 3 to 6 यानी कि 6 वोल्ट। अब ये तीनों ब्रांचेस आपस में पैरेलल में हैं, तो तीनों में वोल्टेज सेम रहेगी। अगर ऊपर वाले में 6 वोल्ट है तो बीच वाले में भी 6 वोल्ट और सबसे नीचे वाली ब्रांच में भी 6 वोल्ट। अब नीचे वाली ब्रांच जो है सबसे, इसमें दोनों रेजिस्टर, एक को मान लेता हूं मैं R1 और एक को मान लेता हूं R2, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो सीरीज में करंट सेम रहेगा, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। अब रेजिस्टेंस का जो रेशो है वो है 1:5, तो वोल्टेज का रेशो भी होगा 1:5, यानी कि V2 की वोल्टेज हो जाएगी 5/1 + 5 इंटू टोटल वोल्टेज, टोटल है हमारी 6, यानी कि 5/6 इंटू 6 यानी कि 5 वोल्ट। तो 5 ओम वाले रेजिस्टर को वोल्टेज मिलेगी 5 वोल्ट, और पावर जो होती है वो V²/R यानी कि 5 का स्क्वायर बाय 5 यानी कि 5 वॉट। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 2008 का क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रिक कैटल है, इलेक्ट्रिक कैटल के ऊपर एक और क्वेश्चन पूछा गया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसमें भी कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ था, MC∆T, है ना। तो यहाँ भी लगेगा शायद, देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक कैटल है, 4 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट इसमें ट्रेवल कर रहा है, 220 वोल्ट की वोल्टेज हमने सप्लाई की, 1 किलो पानी उबालना है, 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है, तो टेम्परेचर उसका 20 से 100 करना है, तो टाइम कितना लगेगा देखते हैं भाई। तो हीट के लिए पावर इनटू टाइम कर सकते हैं, यानी कि VIT, और हीट का ये फॉर्मूला MC∆T भी होता है। तो दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व करें तो VIT इज इक्वल टू MC∆T, और टाइम हो गया MC∆T ओवर VI। कैलकुलेशन करें, मास 1 kg, स्पेसिफिक हीट वाटर की याद होनी चाहिए आपको 4200, चेंज इन टेम्परेचर 20 से 100 हो गया तो 80 का चेंज आ रहा है, वोल्टेज 220 अप्लाई की, करंट 4 एम्पियर। सॉल्व कर सकते हैं, ये 6.3 मिनट्स के आसपास आएगा, सेकंड्स में आएगा, 60 से डिवाइड करके मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A cell can be balanced against 110 centimeter and 100 centimeter of potentiometer wire। अच्छा, रेजिस्टेंस 10 ओम का लगाया, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। AIPMT 2008 का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है। तो यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर हम पढ़ते हैं 12th क्लास में, तो उसमें एक यूज होता है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, और उसमें हम फॉर्मूला पढ़ते हैं L1 - L2 ओवर L2 इंटू S। S इज द शंट जो रेजिस्टेंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लेंथ पहले वाले केस में 110, बाद वाले केस में 100, ये 100 और ये हो गया 10, तो ये हो गया हमारा 10/100 इंटू 10 यानी कि 1 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस निकल के आया 1 ओम। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वायर ऑफ सर्टेन मटेरियल इज स्ट्रेच्ड स्लोली बाय 10%, तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, पहले भी बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे बदलता है और नेचर ऑफ मटेरियल पे बदलता है, यानी कि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो चेंज होगा, और एक मटेरियल चेंज करेंगे तो चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। यहाँ दोनों में से कोई भी चीज चेंज नहीं की तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, और सेम के अकॉर्डिंग अगर करना चाहें तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वैसे ही हो गया। लेकिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग मैं बता दूं आपको, स्ट्रेचिंग के केस में जब भी वायर को स्ट्रेच किया जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ स्टूडेंट, याद कर लीजिएगा, रेजिस्टेंस जो है वो n² टाइम्स ऑफ R हो जाएगा, पुराने वाले का n² टाइम्स। अब n क्या है, लेंथ कितने टाइम चेंज की गई, n is the factor by which length has been changed, n is the factor by which
लेंथ इज चेंज, लेंथ जितना चेंज करेंगे उसके स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो देखते हैं कितने टाइम्स का चेंज आया। ये कह रहे हैं स्ट्रेच करके 10% लेंथ बढ़ा दी। 10% का मतलब एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस 10% ऑफ एल, यानी कि पुराने वाली जो थी उसमें 10% और ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा एल प्लस 0.1 एल या 1.1 एल। तो नए वाली जो लेंथ है वो 1.1 टाइम्स हो गई। 1 पॉइंट एल डैश इज 1.1 टाइम्स ऑफ एल, तो एन की वैल्यू हो गई 1.1। रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा आर डैश इज इक्वल टू 1.1 का स्क्वायर ऑफ आर, यानी कि 1.21 आर, यानी कि 1.21 टाइम्स। तो रेजिस्टेंस तो 1.21 टाइम्स हो जाएगा और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्किट डायग्राम दिया गया है और क्या कह रहे हैं देखते हैं। इन द सर्किट शोन द करंट थ्रू द 4 ओम रेजिस्टर इज 1 एम्पियर। 4 ओम वाले में जो करंट है वो 1 एम्पियर दे दिया गया। अच्छा जी, 1 एम्पियर। उसके बाद पी और एम, पी और एम पॉइंट्स को डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस एम और एन के अक्रॉस, यानी कि ये 1 ओम वाला जो है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखें जरा, ऊपर 1 एम्पियर का जब करंट ट्रेवल करा दिया तो वोल्टेज हो गई 4 वोल्ट, और 4 वोल्ट तो इसमें भी वोल्टेज 4 वोल्ट क्योंकि पैरेलल में है, और नीचे पूरे सर्किट में भी 4 वोल्ट। सर्किट डायग्राम बनाया तो हमें दिखाई दे रहा है ऊपर वाला 4 और 3 एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, इनका इफेक्टिव आ जाएगा 4 इंटू 3/4 + 3, यानी कि 12/7 ओम। और नीचे 0.5 पैरेलल में है, तो जब इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो नेट रेजिस्टेंस आधा हो जाता है, यानी कि 0.25 ओम हो जाएगा। तो सिंपल सा सर्किट डायग्राम अगर मैं इसका बनाऊं तो ऐसा बनेगा कुछ, जिसमें ऊपर का हमारा नेट रेजिस्टेंस है 12/7, ये 12/7 ओम, और नीचे दो रेजिस्टेंस हैं, इधर 0.25 ओम और इधर 1 ओम। इस 1 ओम वाले में हमें वोल्टेज बतानी है। अच्छा, वोल्टेज जैसा कि हमने निकाल ली है, ऊपर 4 वोल्ट है तो नीचे भी 4 वोल्ट होगी। नीचे पूरे सर्किट को, पूरी ब्रांच को जो वोल्टेज मिलेगी वो 4 वोल्ट मिलेगी। अब ये 4 वोल्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगी। अब कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आ सके। इसको मैं मानता हूँ R1 और इसको मैं मान लेता हूँ R2। तो जो रेशो R1 और R2 का होगा वही रेशो वोल्टेज का होगा, उससे हम वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो R1 और R2 का रेशो 0.25:1, यानी कि हम कह सकते हैं 1:4। तो वोल्टेज का जो रेशो आएगा वो भी 1:4 आएगा, यानी कि V2 की वैल्यू हमें चाहिए तो हो जाएगा 4/1 + 4 इंटू टोटल वोल्टेज जो कि 4 है, तो हो गया 4/5 इंटू 4, मतलब 16/5 वोल्ट, यानी कि 3.2 वोल्ट। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये हो गया। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 2009 का क्वेश्चन। मीन फ्री पाथ किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का दिया हुआ है 4 × 10⁻⁸ मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बतानी है, एनर्जी हमें दे दी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए देखते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को। मीन फ्री पाथ मतलब दो कॉलिजन के बीच में जो पाथ ट्रेवल किया उसे मीन फ्री पाथ कहते हैं। तो उसको सिंपल करते हैं, एनर्जी से वर्क हो रहा है ऐसा लिख सकते हैं हम। जो एनर्जी है वो वर्क में कन्वर्ट हो रही है, तो एनर्जी मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्स मतलब QE, इलेक्ट्रिक फोर्स यही होती है ना, QE। अब Q क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो हम लिख सकते हैं 2eV, इलेक्ट्रॉन की जगह Q है ना, Q को रिप्लेस कर देंगे E से, और ये मीन फ्री पाथ हम ले लेंगे S। तो E से E कैंसिल आउट हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों, तो इधर तो हो गया 2 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए,
और ये 4 इंटू 10 की पावर माइनस 8 मीटर। तो E की वैल्यू हो गई 2/4 इंटू 10 की पावर माइनस 8 वोल्ट पर मीटर, या हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर, या थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो 5 इंटू 10 की पावर 7 वोल्ट पर मीटर। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2009 का क्वेश्चन। इसमें एक स्टूडेंट ने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया है V किसी सेल का, उस सेल का EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, ठीक है। उसके बाद ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है किस किस के बीच में, टर्मिनल वोल्टेज और करंट के बीच में। तो स्लोप और इंटरसेप्ट बताना है ग्राफ का। तो इक्वेशन देखिए, टर्मिनल वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है उससे हो जाएगा क्वेश्चन। टर्मिनल वोल्टेज के लिए हम जानते हैं V इज इक्वल टू E माइनस IR। अब यहाँ रीअरेंज कर दें तो माइनस IR प्लस E ऐसे भी लिख सकते हैं, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है। अब ये बन गई इक्वेशन 1 और ये बन गई इक्वेशन 2, दोनों को कंपेयर करें तो v इज इक्वल टू माइनस IR प्लस E। y जो है वो तो काम कर रहा है y का, करंट काम कर रहा है x का। ये हो गया स्लोप और ये हो गया इंटरसेप्ट। स्लोप नेगेटिव आ रहा है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव, नेगेटिव भी कितना आ रहा है माइनस r, और ये आ रहा है प्लस E। हमसे इन्हीं दोनों के बारे में पूछा है, स्लोप आ गया माइनस r और इंटरसेप्ट आ गया प्लस E। तो पहला ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2009 का क्वेश्चन है। इसमें एक वायर दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस है 12 ओम पर मीटर। अच्छा, उसको एक कंप्लीट सर्कल में कन्वर्ट कर दिया जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो पहले तो पूरे सर्कुलर लूप जो हमारा बना है उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। रेजिस्टेंस हो जाएगा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है 12 ओम पर मीटर और लेंथ आ रही है 2 पाई r मीटर, यानी कि 12 ओम पर मीटर इंटू 2 पाई, ये 10 सेंटीमीटर रेडियस है तो 0.1 लिख सकते हैं इसको। ये आ गया हमारा 2.4 पाई ओम पूरे वायर का। अब आगे डायग्राम के अकॉर्डिंग करें क्वेश्चन को। ये मैंने मान लिया हमारा लूप है, ये एक पॉइंट A और इधर एक पॉइंट B, इन दोनों पॉइंट के बीच में चाहिए। तो पूरे वायर का रेजिस्टेंस यानी कि पूरे लूप का आ रहा है 2.4 पाई ओम। तो आधे का आधा हो जाएगा, ऊपर वाले का हो जाएगा इसका आधा, 2.4 का आधा यानी कि 1.2 पाई ओम, और नीचे वाले का 1.2 पाई ओम। ये दोनों एक दूसरे के साथ आगे पैरेलल में। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जब दो इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में जुड़े होते हैं तो नेट रेजिस्टेंस उनका आधा हो जाएगा। तो नेट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा 1.2 पाई ओम बाय 2, यानी कि 0.6 पाई ओम। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन किर्चॉफ लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। AIPMT 2009 में पूछा गया, सर्किट डायग्राम समझ के इसको करेंगे। इसमें पूछा गया है कि अगर इक्वेशन बनाई जाए किर्चॉफ का वोल्टेज लॉ यानी कि किर्चॉफ का सेकंड लॉ इस्तेमाल करके, तो कौन सी इक्वेशन सही होगी। मैं एक पॉइंट ले लेता हूं कोई भी A, ये पॉइंट मैंने मान लिया B, ये पॉइंट मैंने मान लिया C, ये पॉइंट D और ये पॉइंट E। इस लूप की मैं बात करूंगा आपसे। यहाँ बीच वाली ब्रांच से करंट आ रहा है I1 और नीचे वाली ब्रांच से करंट आ रहा है I2।
ये बी पॉइंट पे जो जंक्शन है यहाँ दोनों मिल जाएंगे और नेट करंट हो जाएगा I1 I2, यानी कि जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है इसमें करंट ट्रेवल करेगा हमारा I1 प्लस I2। अब लूप ए बी सी डी ई ए में मैं किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करता हूं। तो ए पॉइंट से चलते हैं, ए पॉइंट से चलें तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। अच्छा, जब पॉइंट टू पॉइंट हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं तो अगर रास्ते में सेल आ जाता है या कोई बैटरी आ जाती है तो नेगेटिव टर्मिनल आने पे हम प्लस लिखते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल आने पे हम माइनस लिखते हैं। तो नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है इसलिए हम लिखेंगे प्लस E1। फिर आगे रेजिस्टेंस आया कैपिटल आर, उसमें करंट ट्रेवल कर रहा है I1 प्लस I2, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस I1 प्लस I2 इंटू आर, और यहाँ माइनस लेंगे, करंट जा रहा है तो मतलब पोटेंशियल रिड्यूस हो रहा है इसलिए माइनस। फिर आगे स्मॉल R1, स्मॉल R रेजिस्टेंस है हमारा, या R1 इसको कह रहे हैं, ये R1 है, R1। इसकी बात करें तो इसमें करंट आ रहा है इसलिए प्लस I1 R1 इज इक्वल टू VA। VA से VA कैंसिल आउट हो गया, तो हम लिख सकते हैं E1 माइनस I1 प्लस I2 R माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटेंशियोमीटर पे क्वेश्चन है, काफी लेंदी सा क्वेश्चन है पर देखने में ही लेंदी लग रहा है नहीं एक्चुअली। ये AIPMT 2010 में आया हुआ क्वेश्चन। सर्किट डायग्राम पे ध्यान दीजिए तो समझ में आएगा। इसमें 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 और 3। इसमें हमसे कहा गया पहले 1 और 2 को आपस में कनेक्ट कर दिया, फिर 1 और 3 को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो हमसे पूछ रहे हैं R और X की वैल्यू बताइए। जब 1 और 2 को आपस में कनेक्ट किया तो बैलेंसिंग लेंथ हमें मिल रही है L1 पे, जब 1 और 3 को कनेक्ट किया तो बैलेंसिंग लेंथ हमें मिल रही है L2 पे। ध्यान से देखें इस सर्किट डायग्राम को तो इसमें दिखाई दे रहा है कि जब 1 और 2 को आपस में कनेक्ट करेंगे तो सिर्फ ये रेजिस्टेंस कैपिटल R एक्शन में आएगा, X डिस्कनेक्टेड रहेगा सर्किट के साथ। और हम जानते हैं कि जो इक्वेशन होती है, जो प्रिंसिपल होता है पोटेंशियोमीटर का, उसमें हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू KL, है ना, V इज इक्वल टू KL, या IR इज इक्वल टू KL, ऐसा लिख सकते हैं। तो पहले वाले केस से इक्वेशन बनी R इज इक्वल टू KL1। जब 1 और 3 को आपस में कनेक्ट कर दिया तो R और X दोनों सर्किट के साथ कनेक्ट हो गए और नेट रेजिस्टेंस हो गया R प्लस X। बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है L2 पे, तो हम इक्वेशन बनाएंगे KL2। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अच्छा, बस काम हो गया। तो R की वैल्यू तो डायरेक्टली मिल गई KL1। अब X की निकालनी है। अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो R प्लस X माइनस R और इधर KL2 माइनस KL1, तो ये हो गया X इज इक्वल टू KL2 माइनस L1। तो X की वैल्यू भी मिल गई, X की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और R की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। क्वेश्चन हो गया। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 थियोरेटिकल क्वेश्चन है, AIPMT 2010 में पूछा गया। किरचॉफ के लॉ बार बार वही पूछे जा रहे हैं। किरचॉफ का पहला लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, तो पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया। किरचॉफ का सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड है, सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक हो गया। अब कौन सी ऑप्शन सही है ये बताना है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन AIPMT 2011 में आया, किरचॉफ लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमसे कह रहे हैं कि अगर ए पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। तो पॉइंट टू पॉइंट किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे और काम हो जाएगा। चलिए यहाँ सर्किट डायग्राम को ध्यान से देखें तो थोड़ा सा इसमें सस्पेंस है कि यहाँ इस ब्रांच में नीचे 1 एम्पियर का करंट है। AC, ध्यान से देखिए, AC ब्रांच में करंट 1 एम्पियर है और C से आगे CB ब्रांच में करंट 2 एम्पियर है। तो 1 से एकदम 2 हो गया, यानी कि जंक्शन पे आते ही करंट 2 एम्पियर हो गया। तो 1 से 2 होने के लिए 1 एम्पियर कहीं और से आया होगा, वो 1 एम्पियर इस ब्रांच में ट्रेवल कर रहा होगा, तो 1 एम्पियर का करंट इसमें ट्रेवल करेगा। ये बात छुपी हुई थी, ये पहचाननी थी, बस अब क्वेश्चन हो गया। तो अब ये हम पाथ ट्रेवल करेंगे, कौन सा, A से C,
फिर डी और फिर बी, और हम ऐसे करके पॉइंट टू पॉइंट किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें बी पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट ट्रेवल करेंगे तो फिर से वही वी ए प्लस वन क्यों लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि बैटरी का या सेल का नेगेटिव टर्मिनल रास्ते में आया तो मैं +1 वोल्ट लिखूंगा। आगे फिर रेजिस्टेंस है 2, तो करंट आ रहा है इसलिए प्लस लिखूंगा, तो +2 × 1। फिर 2 वोल्ट की बैटरी रास्ते में पड़ रही है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमें मिला पहले, तो मैं इसके लिए लिखूंगा -2, और फिर हमारा बी पॉइंट इज इक्वल टू वीबी। क्वेश्चन में कहा ए पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई। बाकी सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 2 - 2 इज इक्वल टू वीबी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वीबी की वैल्यू आ गई +1 वोल्ट, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 2011 का क्वेश्चन है। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि 9 ओम वाले रजिस्टर में 36 वॉट की पावर डिसिपेट हो रही है, तो 2 ओम वाले का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। 9 ओम में 36 वॉट, तो P इज इक्वल टू I²R लगा लेते हैं। ये 36 करंट हम पता कर लेंगे, रेजिस्टेंस 9, I² की वैल्यू आ गई 4, तो करंट हो गया 2 एम्पियर अंडर रूट लेके। तो यहाँ हो गया हमारा 2 एम्पियर का करंट। अब 2 एम्पियर का करंट है तो वोल्टेज हो गई हमारी V इज इक्वल टू IR, यानी कि 2 × 9 यानी कि 18 वोल्ट। 9 ओम वाले रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 18 वोल्ट का है। अब 9 और 6 वाले आपस में पैरेलल हैं। 9 ओम का रेजिस्टर और 6 ओम का रेजिस्टर दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो दोनों में वोल्टेज सेम होनी चाहिए। वोल्टेज सेम होनी चाहिए तो 6 ओम वाले की वोल्टेज भी 18 वोल्ट। अब वोल्टेज 18, तो करंट निकाल सकते हैं V इज इक्वल टू IR, यानी कि 18I × 6, तो करंट की वैल्यू आ गई 3 एम्पियर। तो इसमें करंट हो गया हमारा 3 एम्पियर। अब ये ऊपर से 2 और नीचे से 3, ये कंबाइन होके इधर हो गया 5 एम्पियर का करंट। तो ये 2 ओम वाले रेजिस्टर में करंट ट्रेवल कर रहा है 5 एम्पियर का। वोल्टेज हमसे पूछी गई, वोल्टेज निकालें V इज इक्वल टू IR, तो ये हो गया हमारा 5 × 2 यानी कि 10 वोल्ट। 10 वोल्ट इज द आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2011 में पूछा गया। इसमें हमसे कहा जा रहा है करंट फ्लो होता है 2 एम्पियर का किसी 2 ओम के रजिस्टर में, जब उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। उसी बैटरी को जब 9 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं तो करंट ट्रेवल करता है 0.5 एम्पियर का। तो सेल का या बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। करंट के रिगार्डिंग हम जानते हैं टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो 2 केसेस बना के सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहले वाले केस में करंट है हमारा 2 एम्पियर, बैटरी का EMF मैंने मान लिया E। अच्छा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है हमारा 2 ओम का, इंटरनल में मान लेता हूँ स्मॉल r। ये एक इक्वेशन बन गई। अच्छा, दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं। करंट है दूसरे केस में 0.5, EMF E, एक्सटर्नल 9 और इंटरनल स्मॉल r, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हमें 2 चीजें अननोन है और 2 इक्वेशंस हमारे पास अवेलेबल है, तो बस स्मॉल r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं आप इनको, E की वैल्यू निकाल के इक्वेट कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं अगर E की वैल्यू निकालूं तो E हो गया हमारा 4 + 2R, ये फर्स्ट इक्वेशन से आया। और सेकंड इक्वेशन से अगर मैं करूं तो EMF आया 0.5 × 9 यानी कि 4.5 + 0.5R। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, E की वैल्यू मिल गई तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। 4 + 2R इज इक्वल टू 4.5 + 0.5R। अच्छा, तो 2R - 0.5R इज इक्वल टू 4.5 - 4। ये हो गया हमारा 1.5R इज इक्वल टू 0.5, या फिर R इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 1.5 या 1/3 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मिल गई 1/3 ओम। ऑप्शन देखें तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2012 में आया था।
इस क्वेश्चन में पावर डिसिपेट हो रही है सर्किट में 30 वॉट, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिए हुए हैं R और 5 ओम, तो R की वैल्यू कितनी होगी ये हमें बताना है। तो पावर मिल गई तो काम हो जाएगा इजीली। पावर V स्क्वायर बाय R होता है। पावर दी हुई है 30, वोल्टेज 10, रेजिस्टेंस ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा हो गया 100/30 या 10/3 ओम। और डायग्राम से दिखाई दे रहा है 5 ओम और R आपस में पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 इंटू आर अपॉन 5 प्लस आर। तो ये 5R अपॉन 5 प्लस आर की वैल्यू हो गई 10/3। इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो 15R इज इक्वल टू 50 प्लस 10R, और ये हो गया 15R माइनस 10R इज इक्वल टू 50, या फिर 5R इज इक्वल टू 50, या R की वैल्यू आ गई 10 ओम। 10 ओम इज द आंसर, यानी कि जो कैपिटल R है इसकी वैल्यू हो गई 10 ओम। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ये 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, रिमेनिंग 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में फिनिश करेंगे। एक वीडियो और, उसके बाद ये करंट इलेक्ट्रिसिटी फिनिश हो जाएगा। इसके बाद मैं नीट एस्पायरेंट्स के लिए मैग्नेटिज्म डिस्कस करूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।